नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात की थी और उन कक्षाओं के अंतर्गत हमने प्रकाश के परावर्तन, दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा उनके प्रतिबिंब निर्माण के बारे में चर्चाएं की थी। साथ ही हमने अंतिम कक्षा में दर्पण सूत्र और आवर्धनता के बारे में देखा था। साथ ही कुछ प्रतिबिंब आरेख, किरण आरेख हमने खींचे थे जिनके प्रश्न बनते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम प्रकाश के अपवर्तन का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस पाठ के शुरुआत से ही मैंने आपको बताया था कि ये पाठ 8 अंक का है, अर्थात इसमें से 8 अंक के प्रश्न आने संभावित है। तो आपका आधा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है और अब आधा पार्ट अब शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आप सबने देखा होगा दैनिक जीवन में, जैसे कि हम एक पानी से भरे हुए गिलास के अंदर कोई पेंसिल या फिर लकड़ी की छड़ वगैरह डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो पानी में डूबा हुआ भाग है वो ऊपर वाले भाग से कुछ थोड़ा सा मुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है, अर्थात वो बिल्कुल एक सीध में दिखाई नहीं देता है। साथ ही हमने एक और उदाहरण देखा होगा कि यदि किसी हम कांच की कटोरी में, जब किसी कटोरी में या किसी पात्र में जल भर देते हैं और जल के अंदर एक सिक्का डालते हैं तो हमें लगता है कि वो सिक्का तल पे रहते हुए भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिक्का मोटा हो गया है, तो ये किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। साथ ही हमने देखा, आप सबने भी देखा होगा, किसी दफ्तर, कार्यालय या फिर दुकानों में देखा होगा कि कई लोग पानी के गिलास के अंदर नींबू डाल के रखते हैं। उस नींबू को जब हम देखते हैं तो जब गिलास की सतह से हम उसको देखते हैं तो वो नींबू हमें आवश्यकता से अधिक बड़ा हुआ दिखाई देता है, अर्थात फूला हुआ दिखाई देता है। जो जितना उसका आकार होता है उससे काफी बड़ा दिखाई देता है। तो ये सभी जो उदाहरण है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सभी उदाहरण किसके हैं? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये? प्रकाश के अपवर्तन के। देखिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, एक ब्रश इसमें गिलास में रखी हुई है, गिलास में पानी भरा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए इस जगह पे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना में देखिए यहाँ से ये भाग बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुड़ गया है और यहाँ पानी से नीचे का भाग और भी ज्यादा मुड़ गया है। तो इस भाग में देखिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो ब्रश है ये 3 भागों में अलग अलग तरह से डिवाइड हो रखी है और मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो घटना है ये किसका उदाहरण है? ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का ये उदाहरण है। देखिए, साथ ही हमने इसके बारे में बात की थी कि एक कटोरी के अंदर जल भरा हुआ है और उस जल के अंदर हम देखते हैं सिक्का डालते हैं तो सिक्का हमें उठा हुआ दिखाई देता है। अब ये सिक्का ऐसे लग रहा है जैसे पानी पर तैर रहा हो, परंतु ये तैरता नहीं है, ये बिल्कुल तह में स्थित होता है, परंतु हमें ऊपर से देखने पर लगता है कि सिक्का तैर रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। और देखिए, ये आपके नींबू का उदाहरण आ गया है। जब पानी के गिलास में हम नींबू को डालते हैं तो नींबू हमें आकार से काफी बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जितने भी उदाहरण आपको दिख रहे हैं ये सभी किसके उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन। किसके उदाहरण है? ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तो इस आधार पर यदि हम प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से
विचलित, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्या कहलाती है? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साथ ही देखिए, हम चित्र की बात करते हैं तो इसका जो चित्र है वो आपके सामने होगा। देखिए, यहां पर हम चित्र की बात करें तो देखिए, ये एक किसी माध्यम में पृष्ठ है और इस पृष्ठ में इस प्रकार से ये इसका अभिलंब हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिलंब। इस अभिलंब के अंदर हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है, कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण कैसे जानी चाहिए? ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जानी चाहिए, ये इसका वास्तविक मार्ग है। परंतु जैसे ही ये इस माध्यम को मैं लिख देता हूं, ये सघन माध्यम लिख देता हूं, तो इसको मैं विरल माध्यम लिख देता हूं, इसको मैं सघन माध्यम लिख देता हूं। दो माध्यम हो गए, एक तो सरल माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। मतलब दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी आ रही है और अभिलंब पर आकर ये जब गिरती है तो ये जब अंदर प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जबकि देखिए, इसका वास्तविक मार्ग तो ये है, परंतु इस मार्ग से ये विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। और ये कौन सी किरण हो गई? ये हो जाएगी आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हो जाएगी आपके सामने, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए, अभिलंब की तरफ झुक रही है तो यहां पर इसका कोण क्या हो जाएगा? देखिए, जिस कोण से ये आपतित हो रही है वो उसका कोण I मान लेते हैं और जिस कोण से ये अपवर्तित हो रही है उसे हम R मान लेते हैं। तो जो I कोण है इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? ये तो हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो R है ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण। देखिए, तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना को हम समझते हैं कि एक किरण, एक प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस तरफ झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और देखिए, मार्ग से विचलित हो गई और अब अभिलंब की ओर झुक जाती है। आशा करता हूं चित्र आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपवर्तन के नियम। अगला टॉपिक है अपना अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। अपवर्तन के नियम, देखिए पहला नियम क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से हमने परावर्तन में लिखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, उसी प्रकार यहां भी लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखो, परावर्तित नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों
एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन से तल में? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा इसका? दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। अब यहां आपको एक चीज, एक अक्षर, थोड़ा सा एक शब्द आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा होगा कि ये ज्या का मतलब क्या होता है। किसका? ज्या का मतलब क्या होता है कि ज्या क्या है यहाँ पे, ये क्या वाला है? तो देखिए, यहाँ पर ज्या का मतलब होता है साइन, अर्थात गणित में आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी और त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा पढ़े होंगे। तो जो साइन थीटा होता है उसे हम ज्या बोलते हैं और कोस थीटा को कोस ज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण की ज्या, और आपतन कोण हमने क्या माना था? देखिए, आपतन कोण माना था आई, तो यहां पर आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिरांक हो जाएगा। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तो अपवर्तन के भी दो ही नियम है। पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जबकि दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, जिसे हम साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, और अगला टॉपिक चलता है अपने अपवर्तनांक। क्या चलेगा? अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक क्या होता है? तो ये भी अपवर्तन से जुड़ा हुआ है, अर्थात किसी पदार्थ के प्रकाश किरण को अपवर्तित करने का जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात, सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, और विशेष बात क्या याद रखनी है? इसे
नीटा से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? नीटा से व्यक्त करते हैं। देखिए एन की तरह लिखते हैं पर थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, और ये एक स्थिरांक होता है जिसे हम नीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीटा। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करें, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ही क्या कहलाता है? माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यदि हम यहाँ पर बात करें नीटा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का मतलब हो जाएगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए यहां पर इसका सूत्र हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। देखिए नीटा 1/2 का मतलब हो जाएगा 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो यहां लिखेंगे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार यदि हम नीटा 2/1 की बात करें, तो नीटा 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए नीटा 2/1 का मतलब हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीटा 1/2 बराबर v2 बटा v1, जबकि इसको हम लिख सकते हैं नीटा 2/1 बराबर v1 बटा v2। ये भी इसका सूत्र हो सकता है। तो देखिए अपवर्तनांक के बारे में आपको क्या समझना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ही क्या कहलाता है? माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और यदि हम इसे नीटा 1/2 लिखते हैं तो माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक हो जाएगा, और नीटा 2/1 लिखते हैं तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात हम बात करते हैं गोलीय लेंस की, मतलब अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा गोलीय लेंस। क्या चलेगा? गोलीय लेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसी में से प्रश्न बनते हैं अपवर्तन के। जैसे परावर्तन में गोलीय दर्पण से प्रश्न बनते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन में गोलीय लेंस से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए दो पारदर्शक पृष्ठों से बना भाग, दो पारदर्शक पृष्ठों से बना भाग जिसके एक व दोनों पृष्ठ वक्रित हो गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस
कहलाता है। देखिए, दो पारदर्शक पृष्ठों से बना भाग जिसके एक व दोनों पृष्ठ वक्रित हो क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। इसके लिए हम एक परिभाषा और दे सकते हैं कि किसी पारदर्शक पदार्थ से बना भाग जिसके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्रित हो गोलीय लेंस कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो यहां लिख देते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला प्रकार है उत्तल लेंस। जिस प्रकार हमने दर्पणों की बात की थी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी प्रकार हम यहां पर लिखेंगे उत्तल लेंस, जिसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तथा दूसरा हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, और इसको बोलेंगे हम अपसारी लेंस। देखिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो पारदर्शक पृष्ठों से बना भाग जिसके एक व दोनों पृष्ठ वक्रित हो क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। और गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, दूसरा अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। आइए इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? उत्तल लेंस की। तो एक नंबर डाल के हम लिखते हैं उत्तल लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस? तो देखिए, परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों से पतले होते हैं। किनारों से पतले होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। और एक विशेष बात इनके बारे में क्या याद रखनी है कि ये समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करते हैं। इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों से पतले होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। और इनकी विशेष बात क्या है कि ये समांतर प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिकेंद्रित करते हैं अर्थात एक जगह पे ही इनको एकत्रित करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए, चित्र इसका बना देते हैं।
इसका चित्र क्या होगा? तो देखिए इस प्रकार से इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। बिल्कुल बीच में से तो देखिए यहां से तो इसकी अधिकतम मोटाई होती है, जबकि इस वाले क्षेत्र में इसकी न्यूनतम मोटाई होती है। तो ये इस प्रकार का ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। कौन सा? उत्तल। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिए इसके दो पृष्ठ है, इसको हम प्रथम पृष्ठ बोलेंगे, इसको हम प्रथम पृष्ठ कहेंगे, और इसको हम द्वितीय पृष्ठ कहेंगे। आगे बात समझ में? उत्तल लेंस इसका नाम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा लेंस, इसका नाम है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए ऐसे लेंस जो बीच में से पतले तथा किनारों से मोटे होते हैं। ऐसे लेंस जो बीच में से पतले तथा किनारों से मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। आगे चलते हैं। ये लेंस समांतर प्रकाश किरणों को अपसारित कर देते हैं। इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। चित्र की बात करें तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका विलंब हो गया, अर्थात इसका जो संयुक्त बिंदु हो गया, और ये इसका प्रथम पृष्ठ, और इस प्रथम पृष्ठ को हम कहते हैं द्वारक, और ये इसका हो गया द्वितीय पृष्ठ, इसे हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये हम आगे देखेंगे कि कौन सा द्वारक पृष्ठ है और कौन सा द्वितीय पृष्ठ, जिसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इसका नाम हो जाएगा अवतल लेंस। क्या नाम हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ भी इसका ये इसका बिल्कुल सेंटर मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों हो गए हैं। अब लेंसों से संबंधित कुछ शब्दावली की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गोलीय लेंसों से संबंधित
लेंसों से संबंधित शब्दावली। गोलीय लेंसों से संबंधित शब्दावली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे, तो उनके नाम लिख लेते हैं। किस किस की बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस बिंदु। किसकी बात करेंगे? फोकस बिंदु। या फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वक्रता केंद्र की। इसकी बात करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। फिर इसके पश्चात हम वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। और 3 नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? देखिए, वक्रता त्रिज्या के पश्चात हम फोकस बिंदु की बात करेंगे, फोकस बिंदु। 4 नंबर पे हम प्रकाशिक केंद्र की बात करेंगे, प्रकाशिक केंद्र। 5 नंबर पे प्रकाशिक केंद्र के पश्चात हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। और 6 नंबर पे हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र के पश्चात क्या बचा? बस। इन 5 परिभाषाओं की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर डालकर लिखते हैं वक्रता केंद्र। क्या लिखते हैं? वक्रता केंद्र। तो देखिए, वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो जैसा कि हमने दर्पण में पढ़ा था, तो दर्पण में केवल एक ही परावर्तक पृष्ठ हुआ करता था, तो हम वक्रता केंद्र एक ही मानते थे। परंतु लेंस में हमने पहले ही लिखा है कि 2 पारदर्शक पृष्ठ, कितने? 2 पारदर्शक पृष्ठ होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात इनके वक्रता केंद्र भी क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो देखिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि लेंसों के दोनों पृष्ठों को, लेंसों के दोनों पृष्ठों को खोखले गोले का भाग मान सकते हैं, मान सकते हैं। अतः उनके केंद्र ही वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें 2f से व्यक्त किया जाता है, 2f से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? 2f से। तो देखिए, एक बात और लिखेंगे कि नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि जो लेंस होता है, लेंस का जो पहला पृष्ठ होता है जिस पर मतलब किरणें आपतित होती है, उसको हम प्रथम पृष्ठ कहते हैं, तथा जिस पृष्ठ पर किरणें अपवर्तित होती है उसे हम द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। तो जो प्रथम पृष्ठ होता है उस तरफ का जो वक्रता केंद्र होता है उसे हम 2f1 कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि बाईं ओर के वक्रता केंद्र को 2f1 तथा दाईं ओर के
वक्रता केंद्र को, दाईं ओर के वक्रता केंद्र को 2F2 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? 2F2 से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट अगली परिभाषा पे हम चलते हैं और अगली परिभाषा हम लिखते हैं प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र? प्रकाशिक केंद्र। देखिए, लेंस का मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखिए, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? लेंस का मध्य बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लेंस पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। आइए हम इसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, इस प्रकार से मैंने एक लेंस का चित्र बनाया है और कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस में ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया। इस सेंटर में देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और देखिए यहाँ से, एक मिनट, एक बात और याद आ गई मेरे को, यहाँ इसमें एक टॉपिक और रह गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कौन सी अक्ष? मुख्य अक्ष। आगे चलते हैं। देखिए, प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं तो प्रकाशिक केंद्र और यहीं से क्या होकर गुजरती है? यहीं से होकर मुख्य अक्ष गुजरती है। कौन सी अक्ष गुजरती है? मुख्य अक्ष गुजरती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पहला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ में की तरफ में जो वक्रता केंद्र होता है उसे हम 2F1 कहते हैं और दूसरे पृष्ठ की तरफ में जो वक्रता केंद्र होता है उसे हम 2F2 कहते हैं। क्या कहते हैं? 2F2 कहते हैं। दोनों की विशेषता क्या है कि ये जो वक्रता केंद्र है ये दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, जबकि जो 2F2 है ये पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। यहाँ पर 2F1 और 2F2 इसलिए लिखा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये हमने दर्पण में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर इनको 2F1 और 2F2 नाम दिया है। इधर प्रथम पृष्ठ के लिए इसको F1 दिया नाम, इसको F2 दिया है। अब देखिए, यहाँ पर इस भाग से, प्रथम भाग से प्रकाश किरणें आपतित होगी, इसलिए इसे हम बोलेंगे द्वारक। क्या बोलेंगे? द्वारक। और इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। देखिए, और ये जो है इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे इसे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र की संज्ञा देते हैं। और ये जो सीधी रेखा हमने खींची है इसका नाम है मुख्य अक्ष, जिसकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष। नेक्स्ट आगे चलते हैं और तीसरी परिभाषा की बात करते हैं हम। और तीसरी परिभाषा अपनी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखिए,
गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र देखिए दोबारा लिखते हैं परिभाषा। इसमें परिभाषा हो जाएगी लेंस के दोनों पृष्ठों से उनके वक्रता केंद्रों के बीच की दूरियां वक्रता त्रिज्याएं कहलाती है। वक्रता त्रिज्याएं कहलाती है। देखिए साथ ही एक बात आपको विशेष याद रखनी है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित होती है उसे प्रथम पृष्ठ तथा जिस पृष्ठ से प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है उसे, जिस पृष्ठ से प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। और ये बात मैंने आपको अभी समझाई थी कि देखिए इस तरफ से प्रकाश किरणें आपतित होगी इसलिए ये प्रथम पृष्ठ है, और इस तरफ से प्रकाश किरणें अपवर्तित होगी इसलिए इसको द्वितीय पृष्ठ कहा जाता है। जिस तरफ से प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती है लेंस में उसे द्वारक कहते हैं, तथा जिस पृष्ठ से निकलती है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या के पश्चात हम बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। प्रकाशिक केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं फोकस बिंदु। किसकी बात करते हैं, या फिर मुख्य अक्ष ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, दर्पण में भी बिल्कुल सिंपल थी कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और इसके बारे में एक विशेष बात क्या याद रखनी है
यह प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। यह प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? तो यह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है और दोनों वक्रता केंद्रों को आपस में मिलाती है। एक सरल रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, अब पांचवी परिभाषा की बात करते हैं, फोकस बिंदु। किसकी बात करेंगे? फोकस बिंदु। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर चित्र के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी। किसी गोलीय लेंस पर जब कोई समांतर प्रकाश किरणें किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है। देखिए, जब कोई समांतर प्रकाश किरणें किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, जब कोई समांतर प्रकाश किरणें किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। तो देखिए चित्र के द्वारा इसको समझते हैं कि फोकस बिंदु कैसे होता है। तो देखिए यहां पर मैं एक लेंस ले लेता हूं। कौन सा लेंस ले रहा हूं? उत्तल लेंस। यहां पर मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया है। इसमें देखिए ये तो इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया है और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। ये क्या हो गई है? मुख्य अक्ष। यहां पर देखिए ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे 2f1 और ये जो यहाँ पर भाग है इसको बोलेंगे हम 2f2। 2f1 और 2f2। तो देखिए यहां से प्रकाश किरणें, हम यहां से समांतर प्रकाश किरणें यदि इस पर आपतित करें तो देखिए इस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित होगी। समांतर प्रकाश किरणें इस पर आपतित हो रही है। तो देखिए ये अपवर्तन के पश्चात किरणें इस प्रकार से अभिसारित होगी और ये जो प्रकाश किरण है ये इस प्रकार से देखिए दोनों इस बिंदु पर आकर आपस में मिल रही है। उत्तल लेंस में तो मिलेगी, अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। अब ये दूसरी तरफ है तो इसे हम f2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
f2। अब देखिए ये तो हो गया आपके उत्तल लेंस। अब हम अवतल लेंस से भी देखते हैं कि किस प्रकार से, ये तो हो गया आपके उत्तल लेंस से फोकस बिंदु। अब हम अवतल लेंस से बात करते हैं। तो देखिए अवतल लेंस से क्या होगा, अवतल लेंस बनाते हैं एक, ये अवतल लेंस हो गया है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया है और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। देखिए ये इसका 2f1 भाग हो गया है, ये इसका वक्रता केंद्र 2f2 हो गया है। यहां से जब इस पर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे, कौन सी प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे। देखिए ये समांतर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे तो ये इस प्रकार से बाहर की तरफ निकलेगी, समझ गए, और ये इस प्रकार से बाहर की तरफ निकलेगी। दोनों किरणें जब बाहर अपसारित हो रही है तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमें इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए इस बिंदु पर दोनों आपस में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम f1। क्या कहेंगे, f1। तो देखिए क्या समझ में आया कि उत्तल लेंस में तो जो फोकस बिंदु होता है वो दाईं तरफ होता है लेंस के, जबकि अवतल लेंस में जो फोकस बिंदु होता है वो लेंस के बाईं तरफ होता है। किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। हम चित्र को एक बार एडजस्ट कर देते हैं। देखिए दोनों चित्र आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, ये तो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु है और ये अवतल लेंस का फोकस बिंदु है, अवतल लेंस का फोकस बिंदु। यदि आपको दोनों से अलग अलग परिभाषाएं देनी हो, प्रश्न आ गया अवतल लेंस के फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए, तो अवतल लेंस के अगर फोकस बिंदु को परिभाषित करना है तो बताइए अवतल लेंस में किरणें क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम यहाँ पर परिभाषा क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है, गोलीय लेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अब मिलती है को हम काट देंगे और क्या लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। और अगर उत्तल लेंस से अगर ये परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे, तो जब कोई समांतर प्रकाश किरणें किसी उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। और उत्तल लेंस के फोकस बिंदु को हम f2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अवतल लेंस के फोकस बिंदु को हम f1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करता हूं आपको फोकस बिंदु भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं और अगली परिभाषा का नाम है फोकस दूरी। कौन सी दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी की परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, क्या हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगी, गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और इसे हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, ये हमने दर्पण में ही पढ़ लिया था। तो यह आपकी लेंस से संबंधित शब्दावली कंप्लीट होती है। अब हम इसके पश्चात हम गोलीय लेंस से प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे, परंतु उससे पहले आपको मैं चित्र के द्वारा कुछ बातें बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
कि लेंस पर जो प्रकाश किरणें हैं वो किस प्रकार से आपतित होती है। देखिए, ये मैं आपके सामने एक उत्तल लेंस बना देता हूं, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई है। यहां पर सबसे पहले हम बिंदु लेंगे 2F1 और इसके बिल्कुल मध्य में बिंदु लेंगे F1 और इधर भी F2 और अंतिम बिंदु 2F2। देखिए, उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें किस प्रकार से आपतित होती है। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि फोकस बिंदु से बाहर यदि बिंब रखा है तो प्रकाश किरणें कहां से आपतित होगी, कहां से आपतित होगी। एक किरण तो प्रकाश के समांतर जाएगी, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण फोकस बिंदु से जाएगी। यदि फोकस पर हो, कहां पर हो, फोकस बिंदु पर हो, तो प्रकाश किरणें कैसे जाएगी, एक तो जाएगी ध्रुव से और दूसरी जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन लेंस में सब कुछ उल्टा होता है। लेंस में एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए, यहां पर अगर मैं एक बिंब खड़ा करता हूं तो देखिए यहां से प्रकाश किरणें दो ही प्रकार से जाएगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी सीधे प्रकाशिक केंद्र से, और वो बिना मुड़े सीधे निकलेगी। कैसे निकलेगी, बिना मुड़े सीधी निकलेगी। और दूसरी जो प्रकाशिक जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। तो ये दो किरणें ही लेंस के अंदर क्या होती है, आपतित होती है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी सीधे कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल जाएगी। और आपको मैंने बताया है प्रकाशिक केंद्र में कि प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरणें गुजरती है वे बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और हम अगली क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।